नमस्कार, आप देख रहे हैं देश की बात। मैं हूं आपके साथ रविंद्र सिंह। सबसे पहले श्रीलंका की बात। श्रीलंका में भड़की जन विद्रोह की आग। मालदीव भागे राष्ट्रपति राजपक्षे गोटाबाया के खिलाफ कोलंबो की सड़कों पर उग्र प्रदर्शन। पीएम आवास और संसद भवन में बोला धावा और प्रदर्शनकारियों ने न्यूज चैनल से किया अपने पक्ष से प्रसारण। तो रानिल विक्रमसिंघे को अंतरिम राष्ट्रपति बनाने से भड़का विपक्ष। दिखाएंगे तस्वीरें और बताएंगे श्रीलंका के हालात। तो सीमा उल्लंघन के खबरों के बीच भारत और चीन के बीच 17 जुलाई को होगी कमांडर स्तर की बातचीत। समझेंगे क्या है इस बातचीत से भारत की उम्मीदें। तो अमृत महोत्सव के तहत केंद्र सरकार ने कोरोना से बचाव के लिए उठाया अहम कदम। 18 से 59 साल के लोगों को मुफ्त मिलेगा बूस्टर डोज। तो चलेंगे उत्तर प्रदेश, जहां सामने आया है पशुपालन घोटाला। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिए सख्त जांच के आदेश। तो विपक्ष के हाथ आया बड़ा मुद्दा। तो करेंगे देश भर में बारिश के कहर की बात। गुजरात और महाराष्ट्र में 150 लोगों ने गंवाई जान। तो दोनों राज्यों में नहीं है फिलहाल राहत के आसार। तो चलेंगे सुप्रीम कोर्ट, जहां यूपी बुलडोजर मामले पर हुई सुनवाई। तो अदालत ने किया बुलडोजर पर रोक से इनकार। समझेंगे अदालत का आदेश। तो चलिए शुरू करते हैं देश की बात। राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे के देश से भागने के बाद श्रीलंका में हालात बहुत बिगड़ गए। राष्ट्रपति राजपक्षे ने संविधान के अनुच्छेद 37.1 के तहत प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे को कार्यवाहक राष्ट्रपति नियुक्त कर दिया है और आपातकाल लागू कर दिया। लेकिन प्रदर्शनकारी विक्रमसिंघे के भी खिलाफ हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास और संसद भवन पर धावा बोल दिया। इसके बाद सरकारी न्यूज चैनल पर भी कब्जा कर लिया गया। एक प्रदर्शनकारी ने लाइव आकर अपना पक्ष रखा। हालांकि न्यूज चैनल का प्रसारण कुछ देर बाद रोक दिया गया। वहीं श्रीलंका ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मदद की मांग भी की है। खबरों के मुताबिक राजपक्षे गोटाबाया ने अभी तक राष्ट्रपति पद से इस्तीफा नहीं दिया है। राजपक्षे के शासनकाल में चौपट हुई अर्थव्यवस्था को लेकर श्रीलंका के नागरिकों में भयंकर आक्रोश है। राजपक्षे के भागने की खबर सुनते ही भीड़ ने प्रधानमंत्री निवास और संसद भवन पर धावा बोल दिया। बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री विक्रमसिंघे को संविधान की धारा 37.1 के तहत गोटाबाया राजपक्षे ने अंतिम राष्ट्रपति नियुक्त कर दिया है। लेकिन प्रदर्शनकारियों को विक्रमसिंघे भी मंजूर नहीं है। Because this is the Prime Minister's office, one of the branches, and Prime Minister Wickremesinghe has been working out of here, and they want him to also resign along with the President, because otherwise, according to our Constitution, when the President resigns, the Prime Minister becomes interim or acting President. प्रदर्शनकारियों ने सरकारी न्यूज चैनल रूपवाहिनी पर भी धावा बोलकर कब्जा कर लिया। न्यूज चैनल के एंकर की जगह बैठकर एक प्रदर्शनकारी ने विद्रोह की वजह बताई। इस प्रदर्शनकारी ने यह भी कहा कि अब जब तक ये लड़ाई खत्म नहीं होती, तब तक इस चैनल से जन आक्रोश की ही खबरें प्रसारित की जाएंगी। लेकिन कुछ ही देर में चैनल का प्रसारण कुछ देर के लिए रोक दिया गया। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि उन्होंने न्यूज चैनल पर कब्जा नहीं किया है। इसी बीच रानिल विक्रमसिंघे ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, ट्राई फोर्सेस कमांडोज और इंस्पेक्टर जनरल पुलिस को मौजूदा हालात संभालने की जिम्मेदारी दी है। लंकाई प्रधानमंत्री कार्यालय की रिपोर्ट के मुताबिक अब तक 30 से ज्यादा प्रदर्शनकारी घायल हुए हैं। वहीं सड़कों पर प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने के लिए सुरक्षा कर्मियों को काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। बड़ी संख्या में पुलिस और सेना के जवानों को तैनात किया गया है। प्रदर्शनकारियों पर लगातार आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं।
श्रीलंका के स्पीकर महिंदा यापा अभयवर्धने के मुताबिक राष्ट्रपति राजपक्षे ने उन्हें सूचित किया है कि प्रधानमंत्री को कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया जाए, क्योंकि वो देश से दूर हैं। दरअसल जन आक्रोश को देखते हुए राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे को श्रीलंका छोड़ना पड़ा। वो श्रीलंका के सैन्य विमान से अपने परिवार समेत भागकर मालदीव पहुंचे और शरण मांगी। राजपक्षे ने मालदीव की संसद के स्पीकर और पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नशीद से बातचीत की थी। मालदीव सरकार ने सफाई दी है कि राजपक्षे अभी तक देश के राष्ट्रपति हैं और ऐसे में अगर वो देश आना चाहते हैं तो उन्हें मना नहीं किया जा सकता था, लेकिन श्रीलंका के प्रदर्शनकारी उन्हें वापस भेजने की मांग कर रहे हैं। विपक्ष ने इस पर सवाल खड़े किए हैं। श्रीलंका में विपक्ष के नेता साजिद प्रेमदासा ने कहा, प्रधानमंत्री तभी कार्यवाहक राष्ट्रपति बनते हैं जब राष्ट्रपति उन्हें नियुक्त करते हैं और उनका कार्यकाल खाली हो जाता है। इसके अलावा संसद के परामर्श पर मुख्य न्यायाधीश पीएम को कार्यवाहक राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। इनके बिना पीएम राष्ट्रपति की शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकते और कर्फ्यू की घोषणा नहीं कर सकते हैं। We are meeting to get some idea about how to get elect the next president of the country. So SJB is the main opposition party. So number of parties are inside. They are discussing the options available to come to a greater consensus. Right? We believe that after all these things, that consensus is important when you're electing a next president. So that is the discussion that is going on inside. ऐसे में नागरिकों का प्रदर्शन उग्र हो गया है। श्रीलंका में एक बार फिर आपातकाल लागू कर दिया गया है। प्रदर्शनकारियों पर हेलीकॉप्टरों से नजर रखी जा रही है। प्रधानमंत्री आवास में घुसने की कोशिश कर रहे प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए हवाई फायरिंग की भी खबर है। इस बीच रानिल विक्रमसिंघे ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, ट्राई फोर्सेस कमांडरों और इंस्पेक्टर जनरल पुलिस को मौजूदा हालात संभालने की जिम्मेदारी दी है। लंकाई प्रधानमंत्री कार्यालय की रिपोर्ट के मुताबिक अब तक 30 से ज्यादा प्रदर्शनकारी घायल हुए हैं। वहीं मालदीव में भी राजपक्षे को शरण देने के खिलाफ वहां के राष्ट्रपति इब्राहिम सालेही के निवास के बाहर प्रदर्शन शुरू हो गया है, क्योंकि राजपक्षे के शासनकाल में मुसलमानों और तमिलों के साथ बहुत ज्यादतियां हुई हैं। समझा जा रहा है कि राजपक्षे यहां से दुबई जाने की तैयारी में है। बहरहाल बहुसंख्यकवाद की राजनीति करने वालों के लिए श्रीलंका के हालात को एक बड़ा सबक माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन न्यूज। भारत और चीन के बीच सीमा पर जारी गतिरोध को खत्म करने के लिए एक बार फिर दोनों देशों के बीच वार्ता की पहल की गई है। भारत और चीन पूर्वी लद्दाख में जारी तनाव के बीच 17 जुलाई को कोर कमांडर स्तर की 16वें दौर की वार्ता कर सकते हैं। इस बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व लेफ्टिनेंट जनरल ए सेनगुप्ता करेंगे। माना जा रहा है कि इस बैठक में पूर्वी लद्दाख में एलएसी से सटे टकराव के बिंदुओं से टुकड़ियों की वापसी को लेकर चर्चा होगी। भारत और चीन के बीच अब तक 15 दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन कोई ठोस नतीजा नहीं निकल पाया। हालांकि दोनों देशों की सेनाओं की ओर से कोर कमांडर स्तर की इन वार्ताओं को बेहद सकारात्मक और रचनात्मक करार दिया गया है। दोनों पक्ष पहले ही साफ कर चुके हैं कि वे इस मसले पर किसी तीसरे पक्ष की दखलंदाजी सहन नहीं करेंगे। पिछली वार्ता में दोनों पक्ष सैन्य और राजनयिक चैनलों के जरिए बातचीत जारी रखने पर सहमत हुए थे। 15वें दौर की कोर कमांडर स्तर की वार्ता के दौरान भारत और चीन दोनों ही पक्ष पश्चिमी क्षेत्र में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखने पर सहमत हुए थे। दोनों देशों के बीच पिछली बैठक 11 मार्च 2022 को भारत की ओर चशुल, मोल्दो में हुई थी। अब तक हुई सैन्य वार्ताओं का सबसे बेहतर नतीजा ये निकला है कि पेंगोंग झील, गलवान और गोगरा हाट स्प्रिंग क्षेत्रों के उत्तर और दक्षिण बैंक में तनाव कुछ हद तक कम हुआ है। भारत लगातार देपसांग और देमचोक में लंबित मुद्दों को सुलझाने समेत गतिरोध के बाकी स्थलों से सेनाओं की वापसी पर जोर दे रहा है। भारत पहले भी साफ कर चुका है कि वो सीमा पर किया गया कोई भौतिक बदलाव सहन नहीं करेगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने हाल में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने विदेश नीति में सुरक्षा को पहली प्राथमिकता दी है। उन्होंने कहा, मैं इसे मोदी सरकार के एक बड़े दृष्टिकोण के संदर्भ में बात रखना चाहता हूं। हमने हमेशा सुरक्षा को उच्च प्राथमिकता दी है। वास्तव में सुरक्षा हमारी विदेश नीति में नंबर 1 प्राथमिकता है। भारत चीन सीमा पर बोलते हुए जयशंकर ने ये कहते हुए कड़ा रुख अपनाया
कि पिछले 2 वर्षों में हम ये सुनिश्चित करने में बहुत स्पष्ट और बहुत प्रभावी रहे हैं कि वास्तविक नियंत्रण रेखा पर एक तरफा यथास्थिति को बदलने का हमारी तरफ से कोई प्रयास नहीं किया जाएगा। विदेश मंत्री ने दोहराया कि 1962 में चीन ने कई क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया जो लद्दाख सहित रणनीतिक है और सीमा बलों के लिए चुनौतियां पैदा कर रहे हैं। दरअसल एस जयशंकर ने हाल ही में बाली में G20 देशों के विदेश मंत्रियों के एक सम्मेलन के इतर चीनी विदेश मंत्री वांग यी से मुलाकात की थी। इस दौरान दोनों पक्ष सीमा मुद्दे को जल्द से जल्द हल करने के लिए अगले दौर की सैन्य वार्ता पर चर्चा करने पर सहमत हुए। आपको बता दें कि 2020 में गलवान घाटी में 15 और 16 जून की रात को चीन और भारतीय सैनिकों के बीच हुए संघर्ष में 20 भारतीय सैनिक शहीद हुए थे, जबकि चीन ने भी अपने कई सैनिकों को खोया था। चीनी सेना की कार्रवाई को लेकर गतिरोध के बाद पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर झड़प हुई थी। तभी से दोनों देशों की सेनाएं मोर्चे पर तैनात हैं। ब्यूरो रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के पशुपालन विभाग में 50 करोड़ रुपए का घोटाला सामने आया है। घोटाला पशुओं के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवाइयों, सिरिंज और इस तरह के बाकी उपकरणों की खरीद को लेकर हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए सख्त आदेश दिए हैं और 7 दिनों के भीतर जांच रिपोर्ट मांगी है। उधर विपक्ष को बैठे बिठाए बड़ा मुद्दा मिल गया। उत्तर प्रदेश के पशुपालन विभाग में 50 करोड़ रुपए की दवा और उपकरण खरीद में हुए घोटाले को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त रुख अपनाया है। सीएम ने इसकी जांच 2 वरिष्ठ IAS अधिकारियों को सौंपी है और 7 दिनों के भीतर जांच रिपोर्ट मांगी है। कृषि उत्पादन आयुक्त मनोज कुमार सिंह और अपर मुख्य सचिव कार्मिक डॉक्टर देवेश चतुर्वेदी मामले की जांच करेंगे। बीजेपी का कहना है कि मामले की जांच के आदेश दे दिए गए हैं और जल्द ही तस्वीर साफ हो जाएगी। जो मामला सामने कोई आया है, कुछ शिकायत मिली है, तो मुख्यमंत्री ने उस पर कार्रवाई के निर्देश दे दिए हैं। उच्च स्तरीय जांच होगी, जो गड़बड़ होगा वो दोषी होगा, उस पर कार्रवाई होगी। मुख्यमंत्री जी भ्रष्टाचार को कभी बर्दाश्त नहीं करते हैं और न बर्दाश्त होगा। दवाइयों की खरीद को लेकर घोटाला पूरा सामने है। विपक्ष जो है वो लगातार जो है विपक्ष अपनी बातें कर रहा है, पर मुख्यमंत्री जी ने जब जांच सौंप दी तो फिर उसमें कोई बात रह नहीं जाती है। जांच होगी, उसकी जो कार्रवाई होगी फिर जांच के बाद। पशुपालन विभाग में घोटाला सामने आने के बाद मुद्दे की तलाश में बैठा विपक्ष हमलावर हो गया है। यूपी सरकार के पूर्व मंत्री और सपा के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने योगी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि गौ माता के लिए योगी सरकार पीठ ठोकती चली आ रही है, लेकिन उसी में घोटाला हो गया। मौर्य ने कहा कि वही पशुपालन विभाग है जो गौ माता और गोवंश के लिए ही होता है। दूसरे विपक्षी दलों ने भी सरकार को कटघरे में खड़ा किया। मौजूदा उत्तर प्रदेश की सरकार भ्रष्टाचार से युक्त है। अभी जो मामला आया है पशुपालन विभाग में घटिया दवाई का इस्तेमाल और 50 करोड़ से ऊपर का घोटाला, ये बहुत छोटी बात है। इससे बड़े बड़े भी कारनामे योगी आदित्यनाथ की ईमानदार सरकार ने किए हैं। गायों की हजारों की तादाद में मौतें हो गई। उनके नाम पे चारा, उनके रखरखाव के तमाम इंतजामात, बहुत सारी चीजें हैं जो हजारों करोड़ रुपए इस सरकार ने डकार लिए सिर्फ और सिर्फ गाय माता और पशुओं के नाम। भारतीय जनता पार्टी खुद को डबल इंजन की सरकार बताती है, पर सच्चाई ये है कि ये डबल भ्रष्टाचार वाली सरकार है। इस तरीके से पशुपालन विभाग के अंदर 50 करोड़ का घोटाला सामने आया है, उसी तरीके से हर डिपार्टमेंट के अंदर इनके घोटाला हो रहा है। ये पूरी तरीके से जनता त्राहिमाम कर रही है और ये घोटालों में मस्त हैं। इनको जनता के सरोकार से कोई मतलब नहीं है। गाय को माता बताते बताते उसी विभाग में घोटाला करने वाले अब किस मुंह से ये कहेंगे कि देश के अंदर इनकी डबल इंजन की सरकार है। दरअसल कुछ समय पहले यूपी के पशुपालन विभाग में पशुओं के लिए दवाएं, सिरिंज और इक्विपमेंट की खरीद की गई थी। बाद में राज्य के विश्लेषण में खुलासा हुआ कि खरीदी गई दवाएं घटिया क्वालिटी की थी। अधिकारियों पर आरोप है कि 50,000 के कोल्ड बॉक्स 1,27,000 में खरीदे गए। एक्टिव कोल्ड बॉक्स वो डिब्बे होते हैं जिसमें वैक्सीन रखी जाती है।
जांच से जुड़े एनालिसिस में पता चला है कि ये बॉक्स मध्य प्रदेश में 47,000 और जम्मू कश्मीर में लगभग 59,000 रुपए में खरीदे गए हैं। साथ ही दवाइयों के खरीद में गड़बड़ी के भी आरोप लगाए गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक आरोप है कि N95 मास्क भी मार्केट की कीमत से 3 गुना ज्यादा रेट पर लिए गए। इस तरह बजट के 65 करोड़ रुपए सिर्फ 4 महीने में ही खर्च कर दिए गए। एनालिसिस के मुताबिक पहले घटिया दवाई ले ली गई, अब इसे कंपनी को वापस किया जा रहा है और कई ऐसी दवाएं ली गई जो जांच में फेल हो गई। बताया जा रहा है कि ये सभी दवाएं जेम्स ड्रग स्टोर की वेबसाइट से ली गई थी, लेकिन पेमेंट फिजिकल मोड में की गई। ब्यूरो रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को राज्यों में बुलडोजर पर रोक लगाने का अंतरिम निर्देश पारित करने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो अधिकारियों को कार्रवाई करने से रोकने के लिए कोई ऐसा आदेश पारित नहीं कर सकते जो सभी जगह लागू हो। कोर्ट यहां पर एक सर्वव्यापी आदेश के बारे में बात कर रही थी। जस्टिस BR गवई और PS नरसिम्हा की पीठ ने पक्षकारों से मामले में दलीलें पूरी करने को कहा है। साथ ही कहा कि वो जमीयत उलेमाए हिंद द्वारा बुलडोजर एक्शन के खिलाफ दायर याचिका पर 10 अगस्त को सुनवाई करेगी। पूरी प्रक्रिया में कानून का पालन किया जाना चाहिए, उस पर कोई विवाद नहीं है। उत्तर प्रदेश बुलडोजर मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों में तोड़फोड़ के लिए बुलडोजर कार्रवाई पर अंतरिम रोक लगाने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि वो अवैध निर्माण तोड़फोड़ करने की प्रक्रिया में सामान्य प्रतिबंध का आदेश जारी नहीं कर सकते। इससे स्थानीय निकायों यानी नगर निकायों के अधिकारों में कटौती हो जाएगी। अब इस मामले में 10 अगस्त को अगली सुनवाई होगी। गुजरात और मध्य प्रदेश को भी नोटिस जारी किया गया है। वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे कानपुर और प्रयागराज प्रशासन की तरफ से पेश हुए। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यूपी सरकार की तरफ से पेश हुए। दावे की याचिकाकर्ता की तरफ से पेश हुए वकील ने कहा कि न्यूज़पेपर की रिपोर्ट के मुताबिक असम में हत्या के आरोपी का घर गिराया गया, ये रुकना चाहिए। इस मामले में विस्तृत सुनवाई की जरूरत है। SG मेहता ने बहस में कहा, कुछ जगह ध्वस्तीकरण हुआ है, लेकिन नियमों के मुताबिक हिंसा के पहले कानूनी कार्रवाई शुरू हो गई थी। इस विषय को सनसनीखेज न बनाया जाए। पीठ ने कहा कि इस मामले में सुनवाई क्या 8 अगस्त को ही की जाएगी। सुनवाई के दौरान दवे ने आरोप लगाया कि पिक एंड चूज पॉलिसी अपनाई जा रही है, एक समुदाय को निशाना बनाया जा रहा है। मेहता ने आपत्ति जाहिर की और कहा, सभी भारतीय समुदाय के हैं, आप इस तरह की बहस नहीं कर सकते। दवे ने कहा कि आप देखें कि दिल्ली में सभी फार्म हाउस लगभग अवैध हैं, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। दवे ने कहा कि आप रोक का आदेश दें। कोर्ट ने कहा कि इस तरह का आदेश कैसे दे सकते हैं। मेहता ने कहा कि वो 10 अगस्त को मामले की सुनवाई करेंगे। 8 अगस्त तक सभी पक्ष अपना जवाब दाखिल कर सकते हैं। कोर्ट ने मध्य प्रदेश और गुजरात सरकार को भी नोटिस जारी किया है। जस्टिस BR गवई ने कहा कि नगर निगम के अधिकारियों द्वारा कार्रवाई करने पर कोई पूर्ण प्रतिबंध नहीं हो सकता। मामले के आधार पर इसकी जांच की जानी चाहिए। जमीयत उलेमा हिंद को 2 जनहित याचिकाएं दायर की हैं। एक सामान्य घोषणा की मांग करते हुए कि अपराध करने के आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ दंडात्मक उपाय के रूप में विध्वंस कार्रवाई नहीं की जा सकती है। दूसरी जनहित याचिका उत्तरी दिल्ली नगर निगम द्वारा हनुमान जयंती जुलूस के दौरान हुए दंगों के बाद की गई विध्वंस कार्रवाई के खिलाफ दायर की गई थी। 16 जून 2022 को जस्टिस AS बोपन्ना और जस्टिस विक्रमनाथ की अवकाश पीठ ने उत्तर प्रदेश सरकार से कहा था कि वो कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही विध्वंस गतिविधियों को अंजाम न दें। ब्यूरो रिपोर्ट। केंद्र सरकार ने 18 साल से 59 साल तक की उम्र के लोगों को कोरोना संक्रमण से बचने के लिए मुफ्त में बूस्टर डोज उपलब्ध कराने का ऐलान किया है। 15 जुलाई से शुरू होने वाला यह अभियान अगले 75 दिन तक चलेगा। इसके तहत पहले लगी 2 वैक्सीन डोज की तरह ही लोग सरकारी केंद्रों में जाकर बूस्टर डोज लगवा सकेंगे। आपको बता दें कि कोरोना संक्रमण की दर में बीते कुछ वक्त से इजाफा देखने को मिल रहा है और इसी के चलते सरकार ने लोगों से बूस्टर डोज लगवाने की अपील की है। मोदी सरकार कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए एक बार फिर अभियान चलाने जा रही है। देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। ऐसे में अगले 75 दिन तक 18 से 59 साल तक की उम्र के लोगों को मुफ्त में बूस्टर डोज देने का ऐलान किया गया है। 60 साल से ऊपर की उम्र वालों के लिए
और फ्रंट लाइन वर्कर्स के लिए, कोविड वॉरियर्स के लिए फ्री में था। 60 साल से उम्र से ज़्यादा वालों के लिए भी मुफ्त में था। अब इसको 18 साल से ज़्यादा की उम्र वाले के लिए हर सरकारी अस्पताल में मुफ्त में देने का निर्णय लिया गया है। 15 जुलाई से अगले 75 दिनों तक जो भी लगवाएगा उसको मुफ्त में दिया जाएगा। लेकिन किसी को प्राइवेट में जाके लगवाना तो वहां तो पैसा लगेगा। सभी लोगों को सरकारी केंद्रों पर मुफ्त में कोरोना की बूस्टर डोज लगाई जाएगी। अभी तक 18 साल से 59 साल तक के आयु वर्ग के सिर्फ 1% लोगों ने बूस्टर डोज लगवाई है। ऐसे में केंद्र सरकार एहतियाती कदम उठा रही है। तो मोदी जी की सरकार ने उस समय भी गरीब कल्याण योजना, गरीब अन्न योजना सबसे पहले लेकर आए। आत्मनिर्भर भारत पैकेज लेकर आए। अनाज दिया ताकि भूखमरी से कोई ना मरे और महामारी से बचाने के लिए मुफ्त में वैक्सीन देने का काम भी किया। आज भी हमारी प्राथमिकता जहां एक और अनाज भी दिया तो मुफ्त में वैक्सीन भी लगाई। अब मुफ्त में बूस्टर डोज लगाने का काम भी कर रहे हैं। एक बड़ा निर्णय देश की बड़ी आबादी के लिए, जो 199 करोड़ में से 181 करोड़ वैक्सीन हुई है, वो 18 साल से ज्यादा की उम्र वालों के लिए हुई है। तो एक बहुत बड़ी संख्या, बहुत बड़ी पॉपुलेशन के लिए ये बहुत बड़ा निर्णय आज किया गया है। आधिकारिक सूत्रों का कहना है कि अब तक 60 साल या उससे अधिक आयु के लोगों और फ्रंटलाइन वर्कर्स में 26% यानी लगभग 16 करोड़ लोगों ने बूस्टर डोज लगवा ली है। वहीं सरकारी आंकड़ों के मुताबिक देश में टीकाकरण के योग्य लोगों में से 96% ने पहली डोज ले ली है। इसके अलावा 87% लोग पहला टीका लगवा चुके हैं। कुछ दिन पहले ही सरकार ने दूसरी डोज और बूस्टर डोज के बीच का अंतर 9 महीने से घटाकर 6 महीने कर दिया था। ऐसे में बूस्टर डोज देने के सरकार के फैसले को बड़ा कदम माना जा रहा है। सरकार इसके लिए जागरूकता अभियान भी चलाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। महाराष्ट्र और गुजरात में भारी बारिश के चलते बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। गुजरात और महाराष्ट्र में भारी बारिश जानलेवा साबित होने लगी है। आसमानी आफत में दोनों राज्यों में अब तक 150 लोगों ने जान गंवाई। गुजरात के अहमदाबाद में सबसे अधिक बुरा हाल है। वहीं सूरत में 6 जिलों में रेड अलर्ट जारी किया गया है। महाराष्ट्र की बात करें तो नागपुर में एक स्कॉर्पियो बारिश के पानी में बह गई। इसमें 6 लोग सवार थे। 3 के शव बरामद कर लिए गए। मॉनसून की शुरुआत के बाद से ही महाराष्ट्र के कई हिस्सों में पिछले कुछ दिनों से भारी बारिश हो रही है। मुंबई में मंगलवार को भारी बारिश के बीच मरीन ड्राइव पर हाई टाइड आ गया। इससे पहले IMD ने मुंबई, पालघर, ठाणे, रायगढ़, पुणे के घाट क्षेत्रों और सतारा, नांदेड़, हिंगोली, परभणी और लातूर जिलों में अलग अलग स्थानों पर भारी बारिश की भविष्यवाणी की थी। मुंबई में IMD ने शहर और उसके उपनगरों में अगले 24 घंटे के लिए भारी बारिश की भविष्यवाणी की है। साथ ही अलग अलग स्थानों पर भारी बारिश की संभावनाएं जताई है। पालघर के वसई इलाके में भूस्खलन की घटना सामने आई है। घरों के क्षतिग्रस्त होने के साथ ही कई लोगों के फंसे होने की आशंका है। बारिश के चलते कम से कम 5000 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। आपदा प्रबंधन विभाग और पुनर्वास विभाग द्वारा 35 राहत शिविर बनाए गए हैं। SDMD ने कहा है कि 1 जून से महाराष्ट्र में बारिश और बाढ़ से संबंधित घटनाओं में 125 जानवरों की भी जान चली गई है। राज्य में कई नदियां चेतावनी के स्तर पर पहुंच गई है। कुंडलिका नदी चेतावनी के स्तर को पार कर चुकी है और अंबा, सावित्री, पाताल गंगा, उल्हास और गड़ी नदियों का जलस्तर चेतावनी स्तर से थोड़ा नीचे है। भारी बारिश के मद्देनजर महाराष्ट्र के CM एकनाथ शिंदे का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि जिला अधिकारियों को आपातकालियों को अलर्ट पर रखने का निर्देश दिया गया है ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि कोई अप्रिय घटना न हो और प्रभावित लोगों तक सहायता समय पर पहुंचे। गुजरात में भारी बारिश के कारण राजकोट जिले में न्यारी बांध ओवरफ्लो हो गया। नवसारी के कई हिस्से तेजी से जलमग्न हो गए। मौसम विभाग के मुताबिक गुजरात में 2 दिन में 38% बारिश हुई। राज्य के भरूच, छोटा उदेपुर, नर्मदा, सूरत, तापी, डांग, नवसारी और वलसाड में रेड अलर्ट घोषित कर दिया गया।
सीएम भूपेंद्र पटेल ने सोमवार को बाढ़ प्रभावित नवसारी का जायजा लिया और पीड़ितों से मुलाकात की। भारी बारिश और बाढ़ से महाराष्ट्र में अब तक 89 लोगों की मौत हो गई है, जबकि गुजरात में पिछले 24 घंटे में 14 लोगों की मौत होने से मृतकों की कुल संख्या 70 से अधिक हो गई है। बता दें, ये आंकड़े पिछले 1.5 महीने के हैं। वहीं हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश के कारण मनाली बस स्टैंड पर अचानक बाढ़ की स्थिति बन गई। कई बसों के बहने की खबर है, हालांकि जान माल के नुकसान की खबर नहीं है। जबकि उत्तराखंड के चमोली में कर्णप्रयाग के पास भूस्खलन के कारण बद्रीनाथ राजमार्ग बंद कर दिया गया। राजस्थान के पूर्वी हिस्से के कई इलाकों में भी मंगलवार को भारी बारिश हुई। माउंट आबू और प्रतापगढ़ में एक दिन में रिकॉर्ड 8 सेंटीमीटर बारिश दर्ज की गई। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने ट्वीट कर जानकारी दी है। 14 तारीख को पश्चिमी मध्य प्रदेश और तेलंगाना में बहुत भारी बारिश की संभावना है। ब्यूरो रिपोर्ट। देश की बात में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। जुड़े रहिए हमारे साथ।